नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव हम देखने वाले हैं जीएसटी R3B फाइलिंग। दोस्तों, जीएसटी में सबसे आसान रिटर्न है जीएसटी R3B फाइल करना। कुछ लोग इसको कठिन समझते हैं और इसको फाइल करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यह मंथली की फाइनल रिटर्न है, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, इसमें चेंज नहीं हो सकता, कहीं गलती हो जाए। लेकिन जीएसटी R3B में गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। मैं प्रैक्टिकल सितंबर मंथ की जीएसटी R3B फाइल करके आपको दिखा रहा हूं। इसमें करना क्या है, देखिए बेसिक थोड़ा सा समझ लीजिए। आप जीएसटी R1 फाइल करते हो, आप जीएसटी R1 में केयरफुली फाइल करना है। जीएसटी R3B में सारा का सारा डेटा आपका ऑटोमेटिक पॉपुलेट होता है। जीएसटी R1 से डाटा आ जाता है आपका आउटवार्ड सप्लाई की, और आपकी जो इनपुट होती है जीएसटी R2B से ऑटोमेटिक आ जाती है। आप क्या कीजिए, जीएसटी R3B फाइल करते समय अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रेडी कर लीजिए और वहां अपना अमाउंट देख लीजिए। आपको जीएसटी R3B से अमाउंट मैच करना है, बाकी फाइल कर देना है। तो आइए जीएसटी R3B ओपन करते हैं। हम आ गए, हम रिटर्न डैशबोर्ड पर आते हैं। जीएसटी R3B ठीक है, हमने ले लिया सितंबर मंथ का। ये देखिए आ गए हम जीएसटी R3B प्रिपेयर ऑनलाइन। ओके, ये ओपन हो गया। ये देखिए जीएसटी R3B ओपन हो गया। अब सबसे जो इसमें मेन टेबल्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका है 3.1 वाला, जिसमें आपकी आउटवार्ड सप्लाई, जिस पर आपका टैक्स बनता है, रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई, सब कुछ इसमें दिखाना है। हम इसको ओपन करते हैं। ओपन कर लिया। अब यहां पर देखिए आपका जो कॉलम ए है, आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, ऑटोमेटिक यहां पर आ गया। टोटल कितनी टैक्सेबल सप्लाई है, किस पर कितना जीएसटी है, यहां आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने जीएसटी R1 में जो शो किया यहां पर आ गया। और अब यहां पर इसको हम एडिट भी नहीं करेंगे। एडिट करेंगे अलर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए नोट लिखा हुआ है, ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी कैन बी अमेंडेड थ्रू फ्रॉम जीएसटी R1A। आपने जीएसटी R1 फाइल कर दिया है, कुछ चेंज करना है तो आप अगर 3B नहीं फाइल हुआ उससे पहले आप अमेंडमेंट कर सकते हो जीएसटी R1A के द्वारा। अब आपने जीएसटी R1A और 1 दोनों फाइल कर दिया है तो यहां पर डेटा आपका फिक्स आ गया। आपने केयरफुली R1 फाइल किया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ओपन कीजिए और देख लीजिए टैक्सेबल वैल्यू इतनी ही, इतनी जीएसटी है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से अमाउंट मैच हो रहा है, ओके है। आपका 1 भी, 3B भी और बुक्स ऑफ अकाउंट मैच, ओके। यहां पर बी में आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, मतलब जो आपने एक्सपोर्ट किया है जीरो रेटेड सप्लाई विद पेमेंट के साथ टैक्सेबल सप्लाई। देखो जीरो रेटेड में दो तरीके की सप्लाई होती है ना, एक तो विदाउट पेमेंट, एक पेमेंट वाली। लेकिन यहाँ जो आपकी विद पेमेंट वाली है, जिसपे लायबिलिटी आएगी टैक्स की, वो सप्लाई अगर उस तरीके से यहाँ दिखा दो। सी में आउटवार्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जेम्प्टेड, इस पर कोई टैक्स बनता नहीं है। लेकिन आपने अगर आपकी नील रेटेड, जीरो रेटेड या नॉन जीएसटी सप्लाई होगी तो आप जीएसटी R1 के टेबल नंबर 8 में दिखाया होगा। भले ही टैक्स उस पर नहीं बनेगा लेकिन टर्नओवर में काउंट होगा। तो अगर नील रेटेड एग्जेम्प्टेड है तो सी में काउंट यहां भी आ जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर आपने 1 में दिखाया है तो वो भी डाटा यहां पर आ जाएगा, आपको केवल मैच करना है। ई वाले में नॉन जीएसटी सप्लाई है, वो भी यहां पर आ जाएगा। हाँ, ये डी है, इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहां पर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज की जिस पे लायबिलिटी आती है, जो आपने इनवार्ड सप्लाई लिया, मान लीजिए आपने किसी ट्रांसपोर्टेशन से, किसी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लिया है ट्रांसपोर्ट से, और उस पर आपको आरसीएम में पेमेंट करना है, तो यहाँ डी में ये आप यहाँ मैनुअल लिखेंगे, जितनी भी होगी यहाँ लिखेंगे। फिर उसकी टैक्स की जो लायबिलिटी बनती है CGST SGST आ जाएगा। यहाँ आपका 3.1 क्लियर, इसको कंफर्म कर देंगे। हमारा ओके है, सब कुछ यही है, ठीक है। हम कंफर्म भी कर देते हैं, कर दिया, कंफर्म, सेव हो गया। अब आप अगला मेन पॉइंट लायबिलिटी, ओ आईटीसी वाला जो टेबल नंबर 4 है, इसको ओपन कर लेते हैं। हो गया। यहां पर भी डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है तो यहां पर जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर जो 3 वाला है, इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन टू एंड
1 एंड 2। अब यहाँ पर जो आपने रिवर्स चार्ज में जीएसटी पेमेंट किया है, जैसे हमने अभी थ्री वाले टेबल में देखा 3.1 में, तो उस रिवर्स चार्ज का जो पेमेंट किया आप उसकी भी आईटीसी लोगे। तो वो रिवर्स चार्ज की जो आईटीसी क्लेम करना है आपको यहाँ पर लिख देना उसको, ठीक है। अगर आईएसडी वाला है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब नॉर्मली ऑल अदर आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B के बेस पर जितनी भी आईटीसी है 5 में टोटल आपको यहां शो हो रहा है, ऑल अदर आईटीसी। ओके, अब अगर आपने अपनी बुक रिकंसिलेशन किया हुआ है जीएसटीआर 2B के हिसाब से, यहां पर डाटा आपका मैच कर रहा है, ओके है। अब इसमें मान लीजिए कुछ आपका रिवर्सल करना है, टोटल आईटीसी आ गई। अब रिवर्सल करना है तो अगर आपका रूल 38, 42 या 43 या 17(5) की ब्लॉट आईटीसी है जो यहाँ पर आ रही है टोटल में, आपको उसको क्लेम नहीं करना है, रिवर्सल करना है तो परमानेंटली रिवर्सल यहाँ पर कर दीजिए। और अगर कोई ऐसा आईटीसी है जो कि आपको इस करंट मंथ में रिवर्स करना पड़ रहा है, इन फ्यूचर आपको उसको क्लेम करना है, तो उसको 2 वाले में अदर्स में रिवर्स कर दीजिए, जिससे फिर आप आगे उसको क्लेम भी कर पाएंगे। ये रिवर्सल के बाद आपका सीमेंट A-B करके नेट आईटीसी, यहां देखो जैसे मेरा आ रहा है इस तरीके से नेट आईटीसी आ जाएगा। अब इसको जो आप फाइनल कर दोगे ये आपकी इनपुट क्लेम हो जाएगी। ओके, मेन क्वांटिटी कर दिया, हमारा सब ओके है, इसको मैं कंफर्म कर देता हूं, कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए ये 3.1.1 इसको समझ लीजिए, इसका यूज तभी आएगा अगर आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पर गुड्स की सप्लाई करते हैं, या ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि हम GSTR-1 जब फाइल करते हैं वहां पर टेबल नंबर 14, टेबल नंबर 15 वहां से रिलेटेड है, जैसे इसको ओपन कर दिया। अब मान लीजिए आपने अपनी सप्लाई की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जीएसटी लायबिलिटी आएगी, आपको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। वही ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाला है, आपको टैक्स नहीं पेमेंट करना, लेकिन आपको यहां पर वो सप्लाई दिखानी है, कितना अमाउंट आपने ई कॉमर्स के थ्रू पेमेंट किया है, जिसका टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट करेगा। आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं, देखो टैक्स वाला कॉलम लॉक्ड है, आपको यहां सप्लाई दिखा देना है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो 9(5) वाले, तो आपने जो टैक्सेबल सप्लाई किया है, जो आपको टैक्स पेमेंट करना है, यहां पर आप टैक्सेबल सप्लाई दिखिए, यहां पर टैक्स लायबिलिटी आपकी आएगी। ये जो 3.1.1 है, ये अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हो या ई कॉमर्स ऑपरेटर हो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाले, तो यूज करना है जो रिलेटेड टू GSTR-1 टेबल 14 एंड 15 वाला। ओके, अभी जो 3.2 है इंटर स्टेट सप्लाई, इसको ओपन करो, ये भी आपके GSTR-1 से ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ नहीं आपको करना यहां भी। इसका मतलब समझ लो, जो आपने इंटर स्टेट अपने स्टेट से बाहर माल सेल किया है, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को या कंपोजिशन स्कीम वाले को, तो उसकी डिटेल यहां पर दी जाती है, ये भी आपकी GSTR-1 से ही कैच हो जाएगा। ओके, ओके है। अब यहां पर आपने जो एग्जेम्प्ट नहीं रिलेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई दिखाई है, ये पे आ जाओ, यहां पर ये क्या है, इनवार्ड सप्लाई, आउटवार्ड नहीं, टेबल नंबर 5 इनवार्ड सप्लाई, क्योंकि आपने किसी से कोई इनवार्ड सप्लाई लिया है जो एग्जेम्प्ट है, नहीं रिलेटेड है या नॉन जीएसटी वाला सप्लाई है, तो आपको बस यहाँ उसकी समरी अमाउंट दे देना है। आपने इंटर स्टेट सप्लाई लिया है तो यहां दे दो, इंट्रा स्टेट लिया यहां दे दो। इसी तरीके से एग्जेम्प्ट या नहीं रिलेटेड जो भी है इनवार्ड सप्लाई, इस पे आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। ओके, ये भी क्लियर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। बाकी ये इंटरेस्ट वाला अपने आप कैलकुलेट कर देता है अगर आपने लेट फाइल किया है GSTR-3B। ये था मेन पॉइंट GSTR-3B का, और GSTR-3B में कुछ खास है नहीं। हमारा साथ कुछ ओके हो गया, अब हम क्या करेंगे आगे, सेव कर देंगे GSTR-3B को, सेव कर दिया। ओके, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ आ गया, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, इसके बाद हम आगे ओह सॉरी, ये बाहर फेंक दिया, फिर से लॉगिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये थोड़ा सा सिस्टम का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का। मेन बेसिक टेबल हमने समझ लिया, अब यहाँ 3B पे आ गए हैं, ऑनलाइन 3B। ओके, ओपन हो गया, ठीक है, सब कुछ ओके कर लिया है हमने। अब यहाँ पर सीधा प्रोसीड पेमेंट पे आना है हमारा, आगे ये देखो प्रोसीड पेमेंट। अब यहाँ पर आपके
कैश लेजर में क्या बैलेंस है, यहाँ पर अगर कैश लेजर में जो बैलेंस होगा यहाँ पर दिख जाएगा आपको, और आपको क्या पेमेंट करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पर सब कुछ करेंगे। आ जाइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर नीचे हमारी लायबिलिटी आ गई, जो हमें पेमेंट करना है हमारी लायबिलिटी अदर देन रिवर्स चार्ज। CGST में कितना लायबिलिटी आ रही है, SGST में कितनी लायबिलिटी आ रही, यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ITC थ्रो ITC, पेमेंट थ्रो ITC, आपके पास ITC जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक होगा, हमारा C और S ही है, ऑटोमेटिक यहाँ उठा लिया। अगर मैनुअल भी जरूरत पड़ती है तो मैनुअल भी हम इसको सेटअप करते हैं, लेकिन यहाँ मैनुअल सेटअप करने की जरूरत मुझे नहीं है। ITC सेटअप करने के बाद यहाँ पर हमें कैश से कितना पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, ऑटोमेटिक सेट होकर देखो आ गया 18,803। CGST SGST 18,803, हमें कैश की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें कैश से चालान जनरेट करके पेमेंट करना है। कर देते हैं, यहाँ भी क्रेडिट चालान जनरेट कर देंगे, सीधा चालान जनरेट होगा। ये देखिए आ गया, ऑटोमेटिक ले लिया। अब यहाँ हम चालान जनरेट कर देते हैं, ई पेमेंट चालान जनरेट, इसके थ्रू ये कर दिया नेट बैंकिंग के थ्रू। जो भी आपका बैंक है, यहाँ बैंक के सारे ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे, बैंक सिलेक्ट कर लीजिए, जनरेट कर दिए। अब मेक पेमेंट करना है, आगे हम बैंक पे, सीधा बैंक पे आएंगे और हम ये देखो आगे बैंक पे, अब यहाँ से पेमेंट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमारा GSTR3B फाइल होता है। मुझे नहीं लगता कि GSTR3B फाइल करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, बस आपने अपना वर्किंग कर रखा है, GSTR1 प्रॉपर तरीके से फाइल है, बाकी आपको GSTR3B में डाटा अपने को वेरीफाई करना है, मैच करना है, फाइल कर देना है। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोग कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।